हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याचिका मैम। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो है इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। देखिए, ये जो टॉपिक है ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम लोग इस यूनिट में बहुत सारी चीजों को पढ़े हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, सेल जंक्शंस क्या होते हैं, सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। तो जब हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे थे तब हम लोग ये जो इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस टर्म्स थे ये सब वहां पे हम लोग सुने थे और हम आपको बताए थे कि इसके बारे में आगे हमें पढ़ना है। तो सिंपली इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वेसिकल्स के हेल्प से जो सब्सटेंसेस हैं वो विद इन द सेल या फिर सेल के बाहर जो सब्सटेंसेस हैं वो जा पाते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट हो पाता है। इंडो मतलब क्या होता है कि कोई चीज बाहर से अंदर आ रही हो, ठीक है। तो इंडोसाइटोसिस में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेसिकल के हेल्प से कोई सब्सटेंस है और वो जो है अंदर आ रहा है। ये एकदम शॉर्टेस्ट वे था समझने का वो था, लेकिन इतना अगर आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। एक्सोसाइटोसिस क्या है? एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सब्सटेंसेस सेल के अंदर पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि सेल के लिए अब यूजफुल नहीं है, कोई एक्सक्रीटरी वेस्ट है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि सेल के बाहर जाने लायक है, उसको जरूरत है, तो वो जो है जब वेसिकल के हेल्प से सेल के बाहर जाता है उसी प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये इंडोसाइटोसिस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं, क्या इसका जो फंक्शनिंग है वो है, कहाँ पे ये हेल्पफुल है, ये सारी ही चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What are endocytosis and exocytosis? क्या इंडोसाइटोसिस है और एक्सोसाइटोसिस है? तो इंडोसाइटोसिस जो है ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स या फिर सेल इनटू द सेल, ठीक है। तो इंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो विद इन द सेल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये कैसे होता है, वेसिकल के हेल्प से होता है। और ये वेसिकल जो है वो कैसे फॉर्म होता है, ये वेसिकल फॉर्म होता है बाय द इन्वैगिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो सेल है, ठीक है, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वैजिनेट होता है और वो वेसिकल को फॉर्म करता है, और उस वेसिकल के अंदर उसके चारों तरफ जो भी मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वैजिनेट हो जाएगा, उस मॉलिक्यूल को अपने अंदर कंटेन कर लेगा, और ये वेसिकल जब फॉर्म हो जाएगा तो ये जो है क्या हो जाता है, सेल के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से बाय द invagination of the plasma membrane to form a vesicle, the endocytosis takes place। ये चीज समझ में आई। अब देखिए एक्सोसाइटोसिस क्या है। एक्सोसाइटोसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं आउटसाइड द सेल, और ये मॉलिक्यूल्स किसकी वजह से ट्रांसपोर्ट होंगे, बाय द या फिर via the fusion of vesicle with the plasma membrane, ठीक है। तो ये जो वेसिकल है वो पहले फ्यूज होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और उसके बाद वो जो मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर से बाहर चला जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि by the help of fusion of vesicle with the plasma membrane the molecule is kept outside the cell with the process called exocytosis। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखिए इंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है
जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिनमें जो सेल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को इनटू द सेल बाय इंगल्फिंग देम इन अ एनर्जी यूजिंग प्रोसेस। तो एंडोसाइटोसिस जो है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है मतलब क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें जब जो है एटीपी जो है वो खर्च होती है तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और जहां पे एटीपी का खर्च नहीं हो रहा है, सिंपली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल जब आ रहे हैं तो उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब एंडोसाइटोसिस जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है तब जब मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं विद इन द सेल। तो जब बहुत बड़े मॉलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बड़े मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स का जब एंडोसाइटोसिस होता है तब ये मॉलिक्यूल्स जो है एंडोसाइटोसिस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा सेल के अंदर लाए जाते हैं। इसमें सेल क्या होता है कि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस मैक्रोमोलिक्यूल के चारों तरफ इन्वेजिनेट होगा, उसे इनगल्फ करता है और एक एनर्जी यूजिंग प्रोसेस द्वारा इसे सेल के अंदर लाता है। ये चीज देखिए, इसे आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे देखिए एक प्रोसेस है जो कि फैगोसाइटोसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंडोसाइटोसिस का ही पार्ट है फैगोसाइटोसिस, जिसमें ये कोई मॉलिक्यूल है जो कि बाहर था, सेल को इसके अंदर लाना था। ठीक है, तो इसके चारों तरफ जो है वो मेम्ब्रेन पहले तो इन्वेजिनेट होके सराउंड किया और फिर वेसिकल को फॉर्म किया और अब ये जो है सेल के अंदर आ जाएगा। और ये फैगोसाइटोसिस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कोई मॉलिक्यूल है जिसे जो सेल है वो इंगल्फ कर रहा है और इसी वजह से फैगोसाइटोसिस को क्या कहते हैं? सेल ईटिंग प्रोसेस। ये एक सेल ईटिंग प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें सेल जो है कोई मॉलिक्यूल को इनगल्फ कर रहा है। और दूसरा होता है पिग्नोसाइटोसिस। पिग्नोसाइटोसिस में क्या होता है कि ये मान लीजिए कोई लिक्विड है, इस लिक्विड को ये लिक्विड सेल के बाहर पड़ा हुआ था। अब सेल को इसको अपने अंदर लाना है तो चारों तरफ मेम्ब्रेन को फॉर्म करेगा, वेसिकल को फॉर्म करेगा और अपने अंदर ले आएगा। और यही प्रोसेस पिग्नोसाइटोसिस कहलाती है, जिसे सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो जो कोई सॉलिड मॉलिक्यूल है तो उसे सेल ईटिंग फैगोसाइटोसिस, और अगर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है तो उसे पिग्नोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। तो ये डायग्राम बहुत ही अच्छे से बना हुआ है, इसे आप जरूर से ड्रॉ कर लीजिए। अभी तक हम लोग एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लिए। अब देखिए, जो एंडोसाइटोसिस है वो एक्सोसाइटोसिस से डिफर होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं और वो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इसी तरह सेल से पास नहीं हो सकते हैं। वो हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है उससे बाय द पैसिव मींस से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है
ये चीज लिखी हुई है कि किस तरह से जो इंडोसाइटोसिस है वो जो है सेल्स द्वारा यूज किया जाता है, जिसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है केमिकल सब्सटेंसेस का सेल के अंदर ले आना, ये आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि पैसिव मीन से नहीं आ सकते हैं, उनके लिए एक्टिव मीन्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नेसेसरी हो जाता है। अब देखिए, एंडोसाइटोसिस जो है एक ऐसा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें जो सेल है वो मैक्रोमोलेक्यूल्स को सेल के अंदर ले आते हैं बाय इनगल्फिंग इट बाय यूजिंग द एनर्जी यूजिंग प्रोसेस। ये चीज हम लोग पढ़े हैं कि ठीक है, एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सेल है वो बाहर के मॉलिक्यूल को, मैक्रोमोलेक्यूल को सेल के अंदर तभी आने देगा जब वो एक्टिव प्रोसेस होगा या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, जब उसमें एनर्जी जो है वो खर्च होगी, एटीपी जो है वो यूटिलाइज होगा, तभी क्या होगा कि ये प्रोसेस हो पाएगा। हम लोग अगर सोचें कि इंडोसाइटोसिस पैसिव मीन्स से हो जाए मैक्रोमोलेक्यूल्स के लिए, तो ये नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इंडोसाइटोसिस और इसके जो काउंटर पार्ट्स होते हैं ये दोबारा से लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग कि इंडोसाइटोसिस और जो एक्सोसाइटोसिस है वो सेल्स द्वारा यूज किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो इंडोसाइटोसिस यूज किए जाते हैं और एक्सोसाइटोसिस यूज किए जाते हैं सेल्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस से अलग होता है, क्योंकि जब कोई भी मॉलिक्यूल जैसे पोलर मॉलिक्यूल वो सेल के अंदर इसी तरह तो आ नहीं जाएगा विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इस वजह से इंडोसाइटोसिस जो है वो एक्सोसाइटोसिस से इस तरह से एनर्जेटिकली भी डिफरेंट होता है, वो पैसिव मीन से नहीं आ सकता है। इंडोसाइटोसिस जो है उसके दो, इसके अंदर जो है ये दो पार्ट्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं दो तरीके हैं जिससे इंडोसाइटोसिस होता है। जैसे कि अगर कोई सेल है उसके बाहर कोई जो है वो सॉलिड मॉलिक्यूल है या फिर कोई मॉलिक्यूल है जिसे सेल के अंदर आना है, तो उस प्रोसेस को हम लोग सेल ईटिंग कहते हैं, जिसे फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। अब अगर सेल है, सेल के बाहर कोई लिक्विड चीज है और उस लिक्विड चीज को सेल के अंदर ले आना है बाय द प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस, तो वहां पे पाइनोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस प्रोसेस होती है जिसे सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। तो देख लीजिए, सेल भी जो है वो ईटिंग और ड्रिंकिंग का काम करता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक और होता है रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। ठीक है, इसका डायग्राम अभी आप देखिए, अभी हम जो है आगे पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस क्या होता है। अभी के लिए आप इतना ही नोट करिए। तो ये जो है इन सारी चीजों को दिखा रहा है कि किस तरह से जो इंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस है ये कैसे होता है। तो ये अभी प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगा, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस है, क्या प्रोसेसेस हैं। ठीक है, चलिए। तो पिनोसाइटोसिस एक ऐसा टर्म है जो कि इंडोसाइटोसिस में आता है और बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो इस वजह से पहले इसे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि जब हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ें तो कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो पिनोसाइटोसिस को समझते हैं। पिनोसाइटोसिस एक ऐसा नॉन स्पेसिफिक और नॉन ऑब्जर्वेटिव जो है वो प्रोसेस होता है। पिनोसाइटोसिस को फ्लूइड इंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि फ्लूइड जो है वो इंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर आ रहा है। इसे सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। ये चीज क्लियर है? अब देखिए
पिनोसाइटोसिस क्या है? एक ऐसा मोड होता है इंडोसाइटोसिस का जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स जो कि सस्पेंडेड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जैसे कि वाटर हो गया या सॉल्युबल फैट हो गया, ये सब जब सेल के अंदर लाए जाते हैं, क्यों? थ्रू द हेल्प ऑफ इनवैगिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उसी चीज को कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो ये बहुत अच्छा डिफिनीशन है पिनोसाइटोसिस का, आप इसे नोट कर सकते हैं कि पिनोसाइटोसिस एक ऐसा मोड ऑफ इंडोसाइटोसिस जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स जो कि लिक्विड में सस्पेंडेड है, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, वह सॉल्ट हो गया, ये सारी ही चीजें वो इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ आते हैं। और ये चीज कैसे होती है? थ्रू द इनवैगिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इनवैगिनेट होगा तभी तो वो बन पाएगा ना, वेसिकल को फॉर्म कर पाएगा और ले आएगा अपनी चीजें। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं है कि फ्लूइड है तो इसमें अगर जो है स्मॉल पार्टिकल्स आ गए तो ये क्या हो गया? फैगोसाइटोसिस हो गया। नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल तो नहीं आ रहा है ना, ये लिक्विड के हेल्प से आ रहा है और पार्टिकल बड़ा नहीं है, स्मॉल पार्टिकल है जो कि लिक्विड में सस्पेंडेड है। तो ऐसे पार्टिकल्स जो कि लिक्विड जैसे कि वाटर हो गया, इस सब में सस्पेंडेड है और उसके साथ उस लिक्विड के साथ आ रहे हैं, तो उन्हें पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अब देखिए, ये जो इनवैगिनेशन है सेल मेम्ब्रेन का, ये रिजल्ट करता है पिनोसाइटोटिक वेसिकल के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, जो कि फॉर्म हो रहे हैं इनसाइड द सेल। तो पिनोसाइटोसिस में जो वेसिकल फॉर्म होगा उसे क्या कहेंगे? पिनोसाइटोटिक वेसिकल, जो कि फॉर्म हुआ है थ्रू द इनवैगिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ये फॉर्म होगा, और कैसे फॉर्म होगा? विद इन द सेल होगा फॉर्म, और वो जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें सेल के अंदर ले आएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो पिनोसाइटोटिक वेसिकल होते हैं ये सीक्वेंटली फ्यूज करते हैं लाइसोसोम के साथ, और लाइसोसोम के साथ जब ये फ्यूज होते हैं तो लाइसोसोम में हमें पता है, लाइसोसोम अभी हम लोग पिछले लेक्चर में ही पढ़े थे कि लाइसोसोम जो है वो एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिनके पास हाइड्रोलेजेस प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पिनोसाइटोटिक वेसिकल जब लाइसोसोम से फ्यूज होंगे तो लाइसोसोम के जो हाइड्रोलेजेस प्रेजेंट है, हाइड्रोलेजेस एंजाइम जो वहां प्रेजेंट है, वो इस मॉलिक्यूल को जो कि पिनोसाइटोटिक वेसिकल के अंदर पड़े हैं उन्हें ब्रेक करने का काम करते हैं। ये चीज समझ में आई? अब देखिए, और ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, और वो एनर्जी क्या है? एटीपी। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है जो कि है एटीपी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक जो कि है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इससे पहले हम लोग हर चीज, जितने भी इसके टर्म्स थे या फिर जो चीजें जो कि इसके अंदर आने वाली है, उनको हम लोग पहले से डिस्कस कर लिए, ताकि आगे जाके जब हम लोग पढ़े तो किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। तो एंडोसाइटोसिस क्या है? अभी तक जितनी चीजें हम लोग पढ़े उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है और विद द हेल्प ऑफ वेसिकल के हो रहा है। ये वेसिकल कैसे फॉर्म होगा? इनवैगिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वजह से फॉर्म होगा। इतनी चीजें याद हो गई होंगी। अब देखिए, एंडोसाइटोसिस एक ऐसा सेलुलर प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल के अंदर लाए जाते हैं। ये जो मटेरियल है जो कि इंटरनलाइज किया गया है, इंटरनलाइज किया जाएगा, ये पहले सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले इसको घेर लेता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद इसे बर्ड ऑफ कर दिया जाता है
सेल के अंदर ताकि वो वेसिकल जो है उसे फॉर्म कर सके। और ये जो बडिंग ऑफ के बाद, ये जो बडिंग ऐसे जैसे देखिए ये हो गया एक कोई सब्सटेंस, ये हो गया सेल। सबसे पहले क्या होगा कि इस सब्सटेंस के चारों तरफ ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वैगिनेट होगा और फिर उसके बाद इसको बर्ड ऑफ कर देगा। अब तो पूरे चारों तरफ से घेर लिया तो क्या होगा, बर्ड ऑफ करके वेसिकल को फॉर्म कर देगा। और ये वेसिकल इसमें क्या है, वो मटेरियल है जो कि बाहर से अंदर आया है। ठीक है, अब देखिए तो ये वेसिकल में इंजेस्टेड मटेरियल पड़े हुए होंगे। अब ये जो बेसिक स्टेप्स है जो कि एंडोसाइटोसिस में होते हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक स्मॉल सेगमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो प्रोग्रेसिवली फोल्ड करता है इनवर्ड और उसके बाद पिंच ऑफ करता है ताकि वो एक एंडोसाइटिक वेसिकल को फॉर्म कर सके जो कि इंजेस्टेड सब्सटेंस या पार्टिकल को कंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्मॉल सेगमेंट ही उसके चारों तरफ इन्वैजिनेट होता है और इन्वैजिनेट होके उसको चारों तरफ से घेर लेता है और उसके बाद बर्ड ऑफ करता है और जो वेसिकल फॉर्म होगा उसे क्या कहेंगे, एंडोसाइटोटिक वेसिकल कहेंगे। इस एंडोसाइटोटिक वेसिकल में जो इंजेस्टेड पार्टिकल है या जो मॉलिक्यूल है, इंजेस्टेड मॉलिक्यूल, वो पड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अब जैसा कि ये हो चुका तो इसके वजह से अब जो मटेरियल है वो प्रीवियसली आउटसाइड था लेकिन अब क्या हो गया है, अब इनसाइड द सेल आ चुका है। अब जो पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कि इंसर्कल किया गया था इंजेस्टेड वेसिकल को फॉर्म करने के लिए, वो फिर से क्या होता है, वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और फिर जो नॉर्मल साइज था, सॉरी नॉर्मल शेप था उसका, नॉर्मल पोजीशन वहां पे जाकर के फिर से चला जाता है। ठीक है, जैसे ये चारों तरफ ऐसे घेरा था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये सारी चीजें हो गई। तो देखिए फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने प्रॉपर शेप में जैसे था, जैसे जिस जगह पे था उस तरह से चला गया। इन टर्म्स ऑफ द मेम्ब्रेन फ्लो की अगर बात की जाए तो एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस दोनों के पास एक अलग ऑपोजिट रोल्स होते हैं। एक्सोसाइटोसिस क्या करता है कि एक्सोसाइटोसिस लिपिड प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करता है कि जब जैसे कि लिपिड हो गए या प्रोटीन हो गए, इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐड करवाता है। ऑन द अदर हैंड जो इंडोसाइटोटिक वेसिकल होते हैं वो पिंच ऑफ करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन सारी चीजों को और देयर बाय ये जो है स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो इस वजह से एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस स्टेडी स्टेट कंपोजिशन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और जो टाइप्स है इंडोसाइटोसिस के वो क्या है, देखिए इस चीज के ऊपर डिपेंड करते हुए कि कौन सा चीज सेल के अंदर आ रहा है उस बेसिस पे जो इंडोसाइटोसिस है वो दो तरह से, दो बेसिक टाइप में डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल इंजेस्टेड, दो जब इंडोसाइटोसिस है वो जो मैकेनिज्म है उसको दो पार्ट पे डिवाइड किया गया है। पहला है पैगोसाइटोसिस और दूसरा है पिनोसाइटोसिस। अब समझ में आया क्यों हम पैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस को पहले बता दिए थे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा जो है आपको एकदम नया सा टर्म ना लगे। पैगोसाइटोसिस सेलुलर ईटिंग और पिनोसाइटोसिस सेलुलर ड्रिंकिंग। चलिए पढ़ते हैं पैगोसाइटोसिस क्या है। तो जब इंजेक्शन होता है लार्ज पार्टिकल का, कितने लार्ज पार्टिकल का, मोर देन 0.5 माइक्रोन मीटर डायमीटर। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि लार्ज पार्टिकल का जब इन्वैगिनेशन होता है तब जो है
उस इंडोसाइटोसिस के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। लेकिन ये भी चीज तो जानना जरूरी है कि अच्छा लार्ज पार्टिकल है तो उसकी क्या साइज है, क्या वो जो है एक स्टैंडर्ड हम लोग सेट करके रखे हैं कि कौन सा जो पार्टिकल है वो लार्ज माना जाएगा और कौन सा जो पार्टिकल है वो स्मॉल माना जाएगा। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 0.5 माइक्रोन मीटर से ज्यादा होता है उन पार्टिकल्स को लार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। और ऐसे पार्टिकल्स जब इनका जो है इंजेक्शन होता है जिसके वजह से मैक्रोमोलिक्यूल जिन्हें ऑन द अदर हैंड इन लार्ज पार्टिकल्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स अगर कहीं लिखा है तो आप समझ पा जाइएगा कि ये लार्ज पार्टिकल्स का बात हो रहा है। तो ये जो है या फिर इवन जो है ऐसा पार्टिकल जिनका जो डायमीटर है 0.5 माइक्रोन मीटर है वो, या फिर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो, या फिर कुछ ऐसे सेल्स के पार्ट जब सेल के अंदर आ रहे हो, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अगर सेल के अंदर आ रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो कौन कौन सी चीजें जो कि फैगोसाइटोसिस के अंदर आती हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स जो कि 0.5 माइक्रोन मीटर जो उसका डायमीटर है उससे ज्यादा हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या फिर सेल के कोई पार्ट हो, या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल हो और वो अगर सेल के अंदर आ रहा है तो उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और फॉर मेनी सिंगल सेल यूकैरियोटिक सब्सटेंसेस जैसे कि अमीबा और सेलिएटेड प्रोटोजोअन, जो फैगोसाइटोसिस होता है वो एक रूटीन वे होता है एक्वायरिंग द फूड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं जैसे कि अमीबा हो गया या फिर सिलिएटेड प्रोटोजोअन हो गए। ये क्या करते हैं, इनका एक डेली वे रूटीन होता है फैगोसाइटोसिस करना। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र ऐसा तरीका होता है इनके अंदर जिसके थ्रू ये अपने फूड पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही कुछ प्रोसेसेस जो हैं प्रिमिटिव एनिमल्स में भी पाए जाते थे, जैसे कि प्लेटफॉर्म हो गए और कोलिएंट्रेट्स हो गए या फिर स्पॉन्जेस हो गए। तो इनमें भी जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है वो होती है और इसके थ्रू ये अपने जो फूड हैं उन्हें इनगल्फ करते हैं, या फिर कोई पार्टिकल है या फिर जो भी चीजें हैं इनके अंदर भी ये प्रोसेसेस होती हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जो फैगोसाइटोसिस है वो कहाँ पे होता है। अभी जैसे हम लोग प्रिमिटिव का पढ़ लिए कि ठीक है प्रिमिटिव एनिमल्स में ये फैगोसाइटोसिस होता है, और अमीबा में भी पढ़े, सिलिएटेड प्रोटोजोअन में भी पढ़े कि ये जो है फैगोसाइटोसिस उनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से वो खाना इनगल्फ कर पाते हैं। और अगर अब मल्टी सेलुलर की बात की जाए जैसे ह्यूमंस की भी, ठीक है, तो ये तो एकदम वेल डेवलप्ड है, इन्हें तो फैगोसाइटोसिस की जरूरत नहीं पड़ती है खाना खाने के लिए, सब अपने मुंह से खाना खाते हैं ना, फैगोसाइटोसिस जैसा कोई प्रोसेस तो होता नहीं है। तो इन्हें क्या जरूरत है, इनके अंदर क्या फैगोसाइटोसिस का काम है। ह्यूमंस में भी फैगोसाइटोसिस होता है, नॉट फॉर द इंगल्फिंग ऑफ द फूड बट फॉर अदर प्रोसेसेस। वो प्रोसेसेस क्या है चलिए पढ़ते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म उनमें फैगोसाइटोसिस यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड होता है सम स्पेशलाइज्ड सेल के लिए। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि फैगोसाइटोसिस कराते हैं इन्हें ही कहते हैं फैगोसाइट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि फैगोसाइटोसिस हर जगह नहीं होता है, उनके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर जो कि फैगोसाइटोसिस करा पाते हैं और इन सेल्स को फैगोसाइटोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैमल्स की अगर बात की जाए तो उनमें दो क्लास होता है WBC का, जो कि रूटीनली एग्जिबिट करता है क्या चीज, फैगोसाइटोसिस एंड न्यूट्रोफिल्स एंड द मैक्रोफेजेस। ठीक है,
मैमल्स के एग्जाम्पल से समझा जा रहा है कि मैमल्स में जो है डब्ल्यूबीसी की दो क्लासेस होते हैं, ठीक है, और ये दो क्लासेस जो कि फैगोसाइटोसिस कराती हैं वो क्या होती हैं, पहला है न्यूट्रोफिल और दूसरा है मैक्रोफेजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा कि मैमल्स में डब्ल्यूबीसी द्वारा फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है और ये डब्ल्यूबीसी के दो क्लासेस ऐसे हैं, दो टाइप्स हैं जो कि फैगोसाइटोसिस करा पाते हैं। वो कौन से हैं, पहला हो गया न्यूट्रोफिल और दूसरा हो गया मैक्रोफेजेस। इसी वजह से इन्हें फैगोसाइटोटिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आप बताइए कि लार्ज पार्टिकल की जो साइज है वो कितनी डायमीटर मानी गई है, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो एज ए लार्ज पार्टिकल कंसीडर की जाएंगी और उनका फैगोसाइटोसिस जो है वो सेल के अंदर होता है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। शिवम कुमार, मैम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब से होगा? अभी तो आप पढ़िए, ठीक है, अभी तो कॉलेज स्टार्ट हुआ है, पढ़िए अच्छे से, एग्जाम भी होगा वो भी आपको पता चल जाएगा, कॉलेज आपका खुद इन्फॉर्म करेगा कि कब से जो है वो सेमेस्टर्स के एग्जाम स्टार्ट होंगे। इस चीज पे फोकस रखिए कि पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम जब भी होगा तब कर दे ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। तो 0.5 माइक्रोन डायमीटर का आंसर है। तो अब अभी तक हम लोग क्या चीज पढ़े, अभी तक हम लोग पढ़े कि फैगोसाइटोसिस जो है वो क्या है, उसमें किस तरह के पार्टिकल्स इनगल्फ किए जाते हैं, किस तरह के ऑर्गेनिज्म है जिसमें फैगोसाइटोसिस एज ए सोर्स ऑफ फूड इनगल्फिंग यूज किया जाता है, मैमल्स में फैगोसाइटोसिस कहाँ होता है, और अगर डब्ल्यूबीसी में हो रहा है तो डब्ल्यूबीसी के कौन से क्लासेस हैं जो कि फैगोसाइटोसिस कराते हैं। तो अगर प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस की बात की जाए तो ये बहुत अच्छे से स्टडी किया जा सकता है अमीबा में, अमीबा में हम लोग पढ़े होते हैं, ठीक है। चलिए अमीबा जो है वो किसी भी बैक्टीरिया या फिर कोई चीज है, कोई फूडी पार्टिकल है तो उसे आसानी से इंजेस्ट कर पाती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ फैगोसाइटोटिक वेसिकल, या फिर जिसे क्या कहते हैं, फैगोसोम कहते हैं। तो इस फैगोसाइटोटिक वेसिकल को और क्या कहते हैं, फैगोसोम कहते हैं। अमीबा में फॉर्म हो रहा है और इसके बाद जब इंजेक्शन हो जाता है तो ये जो है सबसे पहले फ्यूज होता है प्राइमरी लाइसोसोम से ताकि फॉर्म हो सके सेकेंडरी लाइसोसोम को, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये जब हम लोग लाइसोसोम को पढ़ रहे थे तब भी हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है। इसमें हम लोग पढ़े थे ना कि प्राइमरी लाइसोसोम जब फैगोसोम से फ्यूज होता है तब वो सेकेंडरी लाइसोसोम को फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसेस थी कि किस तरह से जो फैगोसाइटोसिस है वो अमीबा में कैसे होता है, और अमीबा में एज ए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ये किसी भी चीज को इन्वॉल्व करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए फैगोसाइटोसिस को हम लोग डिस्कस कर लिए, अब हम लोग एंडोसाइटोसिस के दूसरे जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे जो कि है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या है कि जब कोई सेल इनगल्फ करे फ्लूइड मटेरियल को थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ या फिर थ्रू द हेल्प ऑफ एंडोसाइटिक वेसिकल, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अब देखिए जब कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि फ्लूइड इन नेचर है वो एंडोसाइटोटिक वेसिकल के द्वारा सेल के अंदर आ रहा है
तो उसी चीज को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप, जो मैमेलियन सेल है वो इंजेस्ट कर पाते हैं हार्मोन्स को, ग्रोथ फैक्टर्स को, या फिर एंजाइम को, सीरम प्रोटीन्स को, एंटीबॉडीज को, इवन सम वायरल और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को बाय दिस मैकेनिज्म। तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि कौन सा सेल टाइप है। अब जिस तरह का सेल टाइप होगा वो उसको उसी तरह की रिक्वायरमेंट होगी ना। फॉर एग्जाम्पल कोई सेल है जो कि हार्मोन्स को जो है उसे हार्मोन्स को इंगल्फ करना होता है, तो वहां पे वो क्या करेगा, पिनोसाइटोसिस के हेल्प से हार्मोन्स को इंगल्फ करेगा या इंजेस्ट करेगा। कोई ऐसा हार्मोन है कोई ऐसा सेल है जिसे ग्रोथ फैक्टर्स की जरूरत है, तो वहां पे वो क्या करेगा, पिनोसाइटोसिस के हेल्प से इस ग्रोथ फैक्टर्स को अपने अंदर इंगल्फ करेगा, इंजेस्ट करेगा, और उस सेल के अंदर ये ग्रोथ फैक्टर्स जाएंगे और अपना काम जो भी है वो करेंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप, जो मैमेलियन सेल है उनमें पिनोसाइटोसिस की प्रोसेसेस होती हैं, जिनके हेल्प से जो मैमेलियन सेल्स हैं वो इंजेस्ट कर पाते हैं हार्मोन्स को, ग्रोथ फैक्टर्स को, एंजाइम्स को, सीरम प्रोटीन्स को, एंटीबॉडीज को, और इवन सम वायरल और बैक्टीरियल सब्सटेंसेस या टॉक्सिन्स को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पिनोसाइटोसिस का, कि पिनोसाइटोसिस मैमल्स में कहाँ पे यूज किए जाते हैं, या फिर कौन से सेल्स हैं, या फिर क्या वो चीजें हैं जो कि पिनोसाइटोसिस द्वारा सेल्स जो है उन्हें इंजेस्ट करते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन आंसर्स भी होगा लास्ट में। ठीक है, ये जो यूनिट का लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद जो लेक्चर्स बनेंगे या जो वीडियोस बनेंगे उस क्वेश्चन आंसर्स पे ही बनेंगे। ठीक है, जिसमें उस यूनिट के हर तरह के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यू हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, तो ये सारे भी डिस्कस होंगे। ठीक है, चलिए, पिनोसाइटोसिस को फर्दर डिवाइड किया गया है रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस, जिसे और क्या कहते हैं, क्लैथरीन डिपेंडेंट इंडोसाइटोसिस, और दूसरा कहते हैं क्लैथरीन इंडिपेंडेंट इंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो जो पिनोसाइटोसिस है उसे फर्दर दो क्लासेस में और डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर इसे जो है दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है क्लैथरीन डिपेंडेंट पिनोसाइटोसिस या क्लैथरीन डिपेंडेंट इंडोसाइटोसिस, और दूसरा है क्लैथरीन इंडिपेंडेंट इंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये जो क्लैथरीन डिपेंडेंट इंडोसाइटोसिस है इसी को कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब एक्सोसाइटोसिस को पढ़ते हैं। एक्सोसाइटोसिस क्या है? एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव किए जाते हैं फ्रॉम द इंटीरियर टू द एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ द सेल। और यहाँ पे जो वेसिकल हैं जो कि सेल के अंदर बने हुए हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन तक, और फिर वहां पे वो जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है उससे ये फ्यूज होता है, और उसके बाद अपने जो मटेरियल जिनको ये सराउंड करके रखा हुआ है वो सेल के बाहर चले जाते हैं। तो क्या क्या याद रखना है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैक्रोमोलेक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं अगर सेल के अंदर से बाहर, सेल के इंटीरियर से बाहर की तरफ, तो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि कोई मटेरियल है जिसे बाहर सेल के जाना है, तो सबसे पहले तो ये वेसिकल के अंदर रहेगा। ठीक है, वेसिकल फॉर्म होगा इसके चारों तरफ, वेसिकल जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है उससे ये वेसिकल फ्यूज होता है, और उसके बाद जो भी इसके अंदर खुद के जो भी मटेरियल पड़े हुए हैं उसको ये सेल के बाहर डाल देता है।
तो इस प्रोसेस को ही कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जब मैक्रोमोलेक्यूल सेल के अंदर से बाहर जा रहे हैं तब। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये अलाउ करता है कि जो कंटेंट्स हैं जो कि वेसिकल के अंदर पड़े हुए थे वो सेल के बाहर जा सके। ठीक है, अब कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे जो वेसिकल है वो फ्यूज होता है टेम्परेरी बिफोर द रीफॉर्मिंग ऑन द इंटीरियर ऑफ द सेल। ठीक है, तो जो कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे जो वेसिकल है वो टेम्परेरी फ्यूज हो जाता है बिफोर द रीफॉर्मिंग ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सेल। अल्टरनेटली जो वेसिकल है वो इवन या तो टेम्परेरी भी फ्यूज होता है या फिर ये फ्यूज कंप्लीटली जो है ये जो वेसिकल है वो मेम्ब्रेन से परमानेंटली भी फ्यूज होता है और इस वजह से ये जो है एक परमानेंट पार्ट ऑफ द सेल बन जाता है। एक्सोसाइटोसिस यूज किए जाते हैं बहुत सारे एरियाज ऑफ द बॉडी में। कहाँ पे ये यूज किए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल न्यूरोट्रांसमीटर का जब रिलीज होता है साइनेप्सिस पे, वहां पे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स साइनेप्सिस पे कैसे रिलीज हो पाते हैं? द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस या फिर रिलीज ऑफ द सिक्रीशन इन द स्वेट ग्लैंड। ठीक है, तो जो सिक्रीशंस का रिलीज होता है स्वेट ग्लैंड में वो क्यों हो पाता है? वो भी एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस की वजह से होता है। तो देखिए बॉडी में इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कितने जगह पे फंक्शन करता है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने के लिए ये एक सिंपल सा प्रोसेस है लेकिन ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, अगर ये ना काम करे तो ये सारी प्रोसेसेस नहीं होंगी। ठीक है, तो जो ग्लैंड्स जो कि सिक्रीट करते हैं प्रोडक्ट्स को विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस वो जो है मेरोकाइन कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्लैंड्स जो कि सिक्रीट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस इसको उसे क्या कहते हैं? मेरोसीन कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में जो है जहाँ पे जिस यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में एमसीक्यू वाइज पेपर आता है वहां पे ऐसे ही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहां पे आपको इंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस की डायरेक्ट डेफिनेशन से नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके जो कुछ बेसिक पॉइंट्स होंगे जो एकदम याद करने वाले टर्म्स होंगे जिन्हें इंसान कहता है कि अरे रहने दो ये तो क्या जरूरत है, तो वहां पे हर चीज की याद हर जो चीज है कोई अगर टॉपिक है तो उससे रिलेटेड हर चीज आपको याद होना चाहिए। एमसीक्यू का जो पेपर होता है मेरे हिसाब से वो ज्यादा टफ होता है क्योंकि क्या होता है जब आपके क्वेश्चन आंसर रिटन फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर, तो वहां पे तो अगर आपको ये कंसेप्ट याद किए तो ठीक है उससे रिलेटेड जितनी चीजें वो आप लिख सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू में क्या होता है आपको या तो एकदम टू द पॉइंट चीजें याद होनी चाहिए, या तो सही होगा या तो गलत होगा, बीच का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से एकदम मन लगा के पढ़िए, बहुत ज्यादा कुछ हार्ड वार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जहां पे जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स को, फॉर एग्जांपल एक ऐसे मॉलिक्यूल्स में न्यूरोट्रांसमीटर हो गए, प्रोटीन हो गए या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, वो सेल के बाहर जो है उसे डालते हैं। ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो कि सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है तो बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी सेल जो है वो सिक्रीट करता है, उन्हें भी सेल के बाहर ले जाने का काम इसका होता है। साथ ही साथ में अभी हम लोग पढ़े कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए या फिर कुछ ऐसे ग्लैंड्स हो गए जो कि अपने सिक्रीशंस को एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से ही क्या करते हैं सेल के बाहर रिलीज करते हैं। तो जो वेसिकल है जो कि इन मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स से वो जो वेसिकल जो कि इन कंपोनेंट्स को रखे हुए हैं ये करते क्या है कि मेम्ब्रेन के कंपोनेंट से फ्यूज होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आउटर मेम्ब्रेन के पार्ट बन जाते हैं। मेम्ब्रेन से फ्यूज होंगे, अपने खुद के अंदर का जो कंटेंट है उसको तो सेल के बाहर डाल देंगे और अपने क्या करेंगे अपने उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे फ्यूज हुए हैं ना, इस वजह से। इसे आप नोट कर लीजिए।
एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस देखिए, जहां पे ये एक सेल है, ये अपने सिक्रेशंस को यहाँ पे सिक्रेट कर रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, और यहाँ पे जो है ये आएगा, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ये समझाया गया था। एक्सोसाइटोसिस में होता क्या है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैरी किए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन तक और फिर फ्यूज किए जाते हैं उस सेल मेम्ब्रेन से, ताकि वो कंटेंट्स को अपने कहाँ पे रिलीज कर सके, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में रिलीज कर सके, ठीक है। तो सेल के बाहर जो उसका एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है वहां पे ये जो है अपने कंटेंट्स को थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस रिलीज करता है। अब न्यूरोट्रांसमिशन में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमिशन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो टिपिकली रिलीज किए जाते हैं फ्रॉम द साइनेप्टिक वेसिकल इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट विद द हेल्प ऑफ या फिर विद द प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमिशन में ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसमें होता क्या है कि जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो उन न्यूरोट्रांसमीटर को अपने अंदर रखे हुए हैं, ये क्या करेंगे, रिलीज करते हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और ये जो रिलीज होता है ये किस प्रोसेस से होता है, ये होता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो अभी तक हम लोग इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में पढ़े, और ये पढ़े कि इंडोसाइटोसिस के क्या पार्ट हैं। पहला हो गया फैगोसाइटोसिस, दूसरा हो गया पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में भी हम लोग ये पढ़े कि पिनोसाइटोसिस भी दो तरीके का होता है, पहला जो है वो क्लैथरीन डिपेंडेंट है, दूसरा जो है वो क्लैथरीन इंडिपेंडेंट है। उसके बाद हम लोग जो एक्सोसाइटोसिस है वो कैसे होता है, कहाँ पे होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए। अब कुछ और पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में, उन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इंडोसाइटोसिस से स्टार्ट करते हैं। इंडोसाइटोसिस में जो फैगोसाइटोसिस होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। बहुत सारे ऐसे अमीबास होते हैं जो कि क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस को यूज करते हैं फॉर देयर कैप्चरिंग ऑफ द फूड, जैसे कि कैप्चरिंग ऑफ फूड भी, और साथ ही साथ में बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोअन्स हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है। अब मल्टीसेलुलर एनिमल्स में जो ज्यादातर जो मेजर रोल होता है फैगोसाइटोसिस का, वो इसलिए होता है कि वो डिफेंस प्रोवाइड कर सके इन्वेडिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर एलिमिनेट कर सके एज या फिर डैमेज सेल को फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो जैसे हम लोग इंडोसाइटोसिस पे ये चीज पढ़े थे ना कि जो मैमल्स होते हैं उनमें जो WBC होता है उनके दो क्लासेस कौन से हैं वो अभी आप बताइए, ठीक है। वो क्या करते हैं कि फैगोसाइटोसिस कराते हैं। तो अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या फिर मैमल्स में बात की जाए तो फैगोसाइटोसिस ज्यादातर वहां पे होता है, ताकि जो सेल है, पहली चीज तो ये कि जो सेल है उसके जितने भी डैमेज सेल्स हैं वो सब जो है वो एलिमिनेट किए जा सके अच्छे से, और दूसरी चीज ये कि जो सेल है उसको किसी भी तरह के जो एंटीबॉडीज हैं या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे बचा के रखने के लिए ये सारी प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। अब जो मैमल्स हैं उनमें फैगोसाइटोसिस फंक्शन है, ये परफॉर्म किया जाता है दो टाइप ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स द्वारा, ये है मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स, जो कि फ्रीक्वेंटली रिफर किए जाते हैं प्रोफेशनल फैगोसाइट्स, ठीक है। तो मैमल्स में जो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स
प्रेजेंट होते हैं उन्हें और क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है प्रोफेशनल फैगोसाइट्स। क्यों? क्योंकि ये जो है फैगोसाइटोसिस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये फैगोसाइटोसिस कराते हैं। ठीक है, अब जो इंडोसाइटोसिस है ये एक मॉलिक्यूल स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी वजह से ये जो है रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस जो है इसमें होती है, इसे इसलिए भी कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। तो ऐसा इंडोसाइटोसिस जहां पे वो मॉलिक्यूल स्पेसिफिक है तो उसे क्या कहते हैं, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। और जब फैगोसाइटोसिस के जो सेल्स हैं जो कि इनगल्फ करते हैं लार्ज पार्टिकल को, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या सेल डिब्रीज हो गया या इवन इंटैक्ट सेल हो गए, तो इनको भी ये इनगल्फ करती है। तो बाइंडिंग जो पार्टिकल का है, जैसे कि अभी हम लोग कहे कि ये जो है मॉलिक्यूल स्पेसिफिक होती है, तो इस वजह से इसको रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जब कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है फैगोसाइटोटिक सेल के, ठीक है, फैगोसाइटोटिक सेल हुआ, उस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसको ये फैगोसाइट कर ले, एंगल्फ कर ले। तो वैसे तो अगर होने लगा तो सेल के अंदर कुछ भी चीज बचेगी ही नहीं। जो चीजें फैगोसाइटोसिस कराने लायक हो, जिनका फैगोसाइटोसिस होना जरूरी है, वही होंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई अच्छी चीज है उसको भी फैगोसाइट कर ले, तो फिर बॉडी को कैसे किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इस वजह से जो फैगोसाइटोसिस है ये क्या होता है, ये मॉलिक्यूल स्पेसिफिक होती है। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल स्पेसिफिक फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं इनपे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पार्टिकल से बाइंड होते हैं जिनके ये रिसेप्टर होते हैं, और बाइंडिंग होने के बाद ये जो है इनके जो रिसेप्टर्स हैं ये ट्रिगर करते हैं किस चीज को, स्यूडोपोडिया को, जो कि एक एक्टिन बेस्ड मूवमेंट होता है सेल सरफेस का। तो इस स्यूडोपोडिया के हेल्प से ये जो है एक्टिन बेस्ड मूवमेंट कराएगा सेल सरफेस का, मतलब वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है तब इन्वैगिनेट होगी। ठीक है, अब ये जो स्यूडोपोडिया होता है ये इवेंचुअली सराउंड करता है उस पार्टिकल को, और उसके जो मेम्ब्रेन है वो फ्यूज होते हैं ताकि वो एक लार्ज इंट्रासेलुलर वेसिकल को फॉर्म कर सके। ये जो लार्ज इंट्रासेलुलर वेसिकल फॉर्म हुआ है इसका डायमीटर मोर देन 0.25 माइक्रोन मीटर का होता है, और इसी को कहते हैं फैगोसोम। ठीक है, ठीक है, तो ये जो फैगोसोम है ये किस तरह से फॉर्म हुआ था, ये जो है बाय द फॉर्मेशन ऑफ या फिर बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, जो कि इवेंचुअली क्या कर रहा है, उस पार्टिकल को सराउंड कर रहा है और उसके चारों तरफ अपने मेम्ब्रेन के हेल्प से फ्यूज करके एक लार्ज इंट्रासेलुलर वेसिकल को फॉर्म कर दे रहा है, जिसकी जो डायमीटर है वो मोर देन 0.25 माइक्रोन मीटर है, और इसी को कहते हैं फैगोसोम। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब ये जो फैगोसोम्स हैं ये क्या करेंगे, फ्यूज होंगे लाइसोसोम के साथ ताकि वो फैगलो लाइसोसोम्स को फॉर्म कर सके, जिनके अंदर जो इंजेस्टेड मटेरियल है वो डाइजेस्ट किया जा सके विद द एक्शन ऑफ लाइसोसोम एसिड, जो कि क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये जो फैगोसोम्स हैं ये क्या करेंगे, लाइसोसोम से जा करके बाइंड होते हैं और यही बनाते हैं फैगोलाइसोसोम, जिनके अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो डाइजेस्ट किया जाएगा किसके हेल्प से, लाइसोसोम के हाइड्रोलाइसिस से।
ठीक है, जो लाइसोसोम के जो एसिड हाइड्रोलाइजेज हैं वो इन्हें डाइजेस्ट करेंगे, और जब मैच्योरेशन होगा इस फैगोलाइसोसोम का, तो सम ऑफ द इंटरलाइज मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन वो रिसाइकल हो जाती हैं किस कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। तो एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल इंटरलाइज हो रहा है सेल के अंदर, और वहां पे फॉरेन मॉलिक्यूल जो है वो इनगल्फ किया जा रहा है सेल मेम्ब्रेन में, ताकि वो फॉर्म कर सके वेसिकल को, और इस वेसिकल में इंजेस्टेड मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है। अब ये जो है एंडोसाइटोसिस को 3 मेजर क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया गया है, और ये 3 क्लासेस जो है वो क्या क्या है, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस सिंपली कोई लार्ज पार्टिकल है और इसे इन्गल्फ करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ सबसे पहले लेयर बनाएगी और वेसिकल को फॉर्म करेगी जिसके अंदर ये चीज है, और ये जो है उस पार्टिकल को अपने अंदर ले आएगी, और इसी वजह से फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग प्रोसेस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस कोई लिक्विड है, उसमें कोई माइक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो उन मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, चारों तरफ जो है वो उसके इंडैगिनेट करेगी अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और इसके अंदर उस पार्टिकल को ले आएगी और वेसिकल फॉर्म करेगी। तो लिक्विड भी आया, उसके अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो भी आ गए, और इस वजह से इसे क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद है रिसेप्टर मीडिएटेड प्रोसेस। अब यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे बहुत सारे टाइप के जो हैं वो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब इस पे क्या है कि ये जो सेल है ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस को शो करता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी मॉलिक्यूल से ये बाइंड हो जाएगा, ये जो है जिसके रिसेप्टर इस पे प्रेजेंट है उन्हीं के साथ ये बाइंड होगा। तो ये रिसेप्टर जो है इस मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक है, और ये जो है इसे बाइंड कराएगा और इसे जो है ये कोटेड वेसिकल्स के थ्रू अपने अंदर ले आएगा। तो इसे कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, और ये जो है क्लैथरीन, ये देखिए क्लैथरीन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इस वजह से इसे क्लैथरीन डिपेंडेंट भी कहेंगे, और क्लैथरीन अगर नहीं इन्वॉल्व होगा तो क्लैथरीन इंडिपेंडेंट भी कहेंगे। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि पिनोसाइटोसिस में ही एक डिवीजन कर दिया जाता है, और कहीं कहीं पे क्या होता है कि फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस को तीसरा ही टर्म दे दिया गया है। तो आप इसी को याद रखिएगा कि 3 तरह की क्लासिफिकेशन, पिनोसाइटोसिस में जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एंडोसाइटोसिस में 3 चीजें आप याद रखें। एंडोसाइटोसिस के 3 टाइप आप याद रखें, पहला फैगोसाइटोसिस, दूसरा पिनोसाइटोसिस, और तीसरा जो है वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस प्रोसेस। अब ये जो रिसेप्टर मीडिएटेड है ये 2 तरह से होता है, एक जिसमें क्लैथरीन इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा जिसमें क्लैथरीन नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। पहला क्लैथरीन इन्वॉल्व होगा तो क्लैथरीन डिपेंडेंट रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, अगर क्लैथरीन नहीं जो है इन्वॉल्व हो रहा है तो क्लैथरीन इंडिपेंडेंट रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस। ठीक है, इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। चलिए अब डायग्राम पढ़े हैं तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इनगल्फ हो रहा है लार्ज पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गया या लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल हो गए विद इन द सेल फॉर द इम्यून पर्पसेस। जैसे कि इसमें होता क्या है कि एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म का, जिसे क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, और स्यूडोपोडिया को फॉल्स पीट भी कहते हैं। ठीक है, ये फॉल्स पीट सराउंड करेगा उस पार्टिकल के चारों तरफ और इनक्लोज करेगा अपने टारगेट को, और क्रिएट करेगा एक वेसिकल को, जिसे और क्या कहते हैं, जिसे फैगोसोम भी कहते हैं। और ये जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ गया। अब ये अलाउ करेगा किस प्रोसेस को, फैगोसाइटोसिस को, जो कि हाईली स्पेसिफिक प्रोसेस है।
दूसरा है पिनोसाइटोसिस, जो कि इस तरह से डिस्क्राइब की जाती है कि ये जो है नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस है, ये नॉन स्पेसिफिक अपटेक ऑफ फ्लूइड है जो कि चारों तरफ प्रेजेंट है सेल के बाहर, और ये आती है सेल के अंदर किन चीजों को लेकर, न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि आयंस हो गए, कुछ एंजाइम्स हो गए या फिर हार्मोन्स हो गए। इस प्रोसेस में सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनवैगिनेट होता है और ये जो है इसके बाद जो है बडिंग ऑफ फेज आती है ताकि वेसिकल जो है वो पिनोसोम को फॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये जो है कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं होती है, ये नॉन स्पेसिफिक अपटेक होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड को अपटेक कर रहा है, उस फ्लूइड में जो चीजें हैं, कोई स्मॉल पार्टिकल है, हार्मोन है, जो है वो उसके इस प्रोसेस से आती है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का सूडोपोडिया जो है वो फॉर्म नहीं होता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला था फैगोसाइटोसिस, दूसरा था पिनोसाइटोसिस। इसको आप ऊपर डाल लीजिएगा टॉपिक का नाम, टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। पहला टाइप फैगोसाइटोसिस, दूसरा टाइप पिनोसाइटोसिस और तीसरा टाइप रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, अपडेट होता है स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंसेस का, जो कि क्या होंगे, आयरन या फिर जो सब्सटेंसेस हैं उनका, इसमें जो है वो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है और ये रिसेप्टर की हेल्प से होता है। और ये जो रिसेप्टर होते हैं ये क्लस्टर्ड वे में रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये रीजन जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं उन्हें कोटेड पिट्स कहते हैं, और ये जो है कोटेड रहते हैं प्रोटीन के साथ, जैसे कि क्लैथरीन हो गया। क्लैथरीन करता क्या है कि इस कोटेड पिट को एक इन्वैगिनेटेड स्ट्रक्चर में बनाने में हेल्पफुल होता है, और इसी के वजह से वेसिकल जो है वो फॉर्म हो पाता है, और इसके अंदर ये जो भी डिजायर लिगेंड है वो सेल के अंदर आ पाते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये हाईजैक किया जाता है, ताकि ये प्रोसेस को हाईजैक किया जा सकता है ताकि ये अलाउ कर सके किस चीज को, टॉक्सिन को, ताकि वो एंटर हो सके, जैसे कि कॉलरा। ठीक है, तो मतलब ये प्रोसेस तो थी सेल के अच्छाई के लिए, ठीक है, कि सेल में कोई आयरन है या फिर कोई ऐसा आयरन है तो ये सारी चीजें आ सके। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ टॉक्सिन अगर सेल बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं कि इस रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से सेल के अंदर जो है वो आ जाते हैं इन रिसेप्टर से बाइंड होकर के। ठीक है, तो ये जो है कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि कॉलरा के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी के अंदर इसी प्रोसेस से आते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसेस हो गए। कॉलरा के एक रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होता है बॉडी पर। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हाई लेवल की हो गई, ये सब एमएससी वगैरह में पढ़ी जाती हैं, नेट जेआरएफ में पढ़ी जाती हैं। ये सारी चीजें आपके लिए अभी हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना जानते रहिए कि जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है ये कैसा होता है। इसमें क्लैथरीन डिपेंडेंट और क्लैथरीन इंडिपेंडेंट भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ लिए एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। एग्जामिनेशन में इसके डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन क्वेश्चंस को और जो है इन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हो गया एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये हो गया एंडोसाइटोसिस, दूसरा हो गया एक्सोसाइटोसिस। पहला डिफरेंस तो इसके डिफिनीशन में ही है कि एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैक्रोमोलेक्यूल्स, लार्ज पार्टिकल्स, पोलर सब्सटेंसेस सेल के अंदर आते हैं बाहर की तरफ से। ठीक है, बाहर से अंदर आ रहे हैं। एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का, फ्रॉम द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर से बाहर जो है मॉलिक्यूल जा रहा है। अब अगर दूसरी बात की जाए
तो प्रोसेसेस में तो इंडोसाइटोसिस जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है अपटेकिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स का विद इन द सेल, और एक्सोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं ऐसे मटेरियल्स या फिर वेस्टेज जो कि सेल के बाहर जा रहे हैं। तीसरी चीज की इन्वॉल्वमेंट इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, कि इंडोसाइटोसिस जो है क्या इन्वॉल्व है सेल वॉल फॉर्मेशन में या नहीं। तो इंडोसाइटोसिस जो है उसमें ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, और एक्सोसाइटोसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। कैसे? क्योंकि इसका जो वेसिकल है जाता है अपने कंटेंट को बाहर डाल देता है और खुद जाकर के सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाता है, इस वजह से ये इन्वॉल्व होता है सेल वॉल फॉर्मेशन में। ठीक है, अब देखिए चौथा डिफरेंस, इसके टाइप्स, क्या क्या इसके टाइप होते हैं। ठीक है, पहला हो गया क्लैथरीन मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस, उसके बाद मैक्रोपिनोसाइटोसिस, पैगोसाइटोसिस, उसके बाद जो है ये कैल्शियम ट्रिगर्ड नॉन कंस्टिट्यूटिव रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस और नॉन कैल्शियम जो है ट्रिगर कंस्टिट्यूटेड नॉन रेगुलेटेड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये जो है टाइप है। और फेट ऑफ द वेसिकल, वेसिकल जो बना है उसका जो फेट है वो क्या होगा। तो इंडोसाइटोसिस में ये वेसिकल फ्यूज होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, और यहाँ पे क्या होता है कि वेसिकल जो है वो कनेक्टेड रहता है सेल मेम्ब्रेन से एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो इंडोसाइटोसिस में इनटेक होता है सब्सटेंसेस का, एक्सोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है वेस्टेज का। इंडोसाइटोसिस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हो रही है और जो एक्सोसाइटोसिस है वो सेक्रेटरी वेसिकल्स पर होते हैं। इंडोसाइटोसिस एक फॉर्म होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, एक्सोसाइटोसिस फॉर्म होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। जब लार्ज मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं बहुत ज्यादा लार्ज, तो वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, नहीं तो ओवरऑल जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इंडोसाइटोसिस में एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में रिक्वायर्ड होती है, ये मोस्ट ऑफ द फॉर्म जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इस वजह से एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये जो है इन्वॉल्व होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल, और एक्सोसाइटोसिस जो है वो इन्वॉल्व होता है फॉर द फ्यूजन ऑफ द वेसिकल। एक इंडोसाइटोसिस जो है वो इन्वॉल्व होता है अपटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स के लिए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें आ सकते हैं। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होंगे ये जो है आप अभी हमको बताएंगे। और एक्सोसाइटोसिस जो है वो इन्वॉल्व होता है सिक्रीशन ऑफ द प्रोटीन और लिपिड्स के लिए। तो ये सारे डिफरेंसेस थे। इसमें जो ये जो टाइप है ये बहुत ज्यादा सीनियर क्लासेस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ये इतने ज्यादा आपके लिए नेसेसरी नहीं है। ये जो है ये डिफरेंसेस थे में, आई होप आपको जो इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस है वो समझ में आया होगा। और अगर आपको ये जो प्रोसेसेस हैं और ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपका जो एग्जाम तो आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके अंदर आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, नोट्स आपके प्रोवाइडेड रहेंगे, और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और वन शॉट जो यूनिट वाइज रिवीजन वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, वो अवेलेबल रहेंगे। ये सारी चीजें जो हैं आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। इस समय यहाँ पे ऑफर भी चल रहा है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। विद इन 3 मंथ्स आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जो कोर्स की ड्यूरेबिलिटी है वो 3 मंथ्स की है, और जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है। तो आई होप ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।